हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं वीरेंद्र कुमार यादव आज आप सभी लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक संधारित्र तथा परावैद्युत के विषय में बात करेंगे। तो बेटा, जो आपके चैप्टर का नाम है वो है संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, जब कैपेसिटर और डाई इलेक्ट्रिक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले बात आ जाती है चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत की। यानी कि चालक इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक। फर्स्ट जो हेडिंग पड़ेगी वो यही होगी, चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। बात समझ में? देखिए, चालक को बोलते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है। तो बेटा, चालक, विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत, तो इनमें से जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम चालक की बात करेंगे। चालक यानी कि कंडक्टर। चालक क्या होता है? आप लोगों ने कक्षा 9 में भी पढ़ लिया होगा, चालक 10 में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना। और फिर जो है चालक का नंबर आ गया। चालक क्या होते हैं? तो बहुत सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए तो चालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह होता है, चालक कहलाते हैं। जिनमें धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे चालक क्या होते हैं? यानी कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, ठीक, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। फिर से एक बार जो है इस डेफिनेशन को समझ लीजिए कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश गतिमान हो जाते हैं चालक कहलाते हैं। ठीक है। चालकों के एग्जाम्पल्स भी हैं जिनमें धातुएं आ जाती हैं। चालकों के एग्जाम्पल्स हैं जिनमें धातुएं आ जाती हैं आपकी, जैसे कॉपर हो गया यानी कि तांबा, एल्युमिनियम, चांदी यानी कि सिल्वर, आयरन, ये सभी जो है वो चालकों के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है। फिर बात आ जाती है विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत, यानी कि विद्युत रोधी क्या होते हैं। ठीक है ना। आपने नोट्स में लिख लिया है, अगर नहीं लिखा है तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, और उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे लिखने के लिए। ठीक है। विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर, ये क्या होते हैं? यानी कि वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह या आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है वह विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना। अब विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं? जैसे इनके एग्जाम्पल्स हैं रबड़, जो आपका रबड़ होता है वो रबड़ विद्युत रोधी है। मोम हो गया, ठीक है ना, सूखी लकड़ी हो गई। ठीक। तो एक बार फिर से विद्युत रोधी की डेफिनेशन सुन लीजिए, यानी कि वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, एक तो ये कह लीजिए, या वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाहित नहीं हो पाते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट हेडिंग की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट हेडिंग होती है वो हमारी हो जाती है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। ठीक।
अब मुक्त आवेश और बद्ध आवेश ये क्या होते हैं? तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, जिनमें परमाणु के नाभिक पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और उसके बाहरी कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर उस धातु में या उस पदार्थ में चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों स्थिर रहते हैं तथा प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यदि जोड़ दिया जाए तो वह न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा N=P+E, ठीक है ना। तो जो हम आपको समझाने जा रहे थे मुक्त तथा बद्ध आवेश, तो आप इसमें सबसे पहले देखेंगे कि मुक्त आवेश क्या है, ठीक है ना। जब हम किसी धातु में आवेश प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से जो बाहरी कक्षाओं के या नाभिक से जो अधिक दूरी के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं उससे बिछड़ जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं और वो मुक्त रूप से उस धातु में चक्कर लगाने लगते हैं। तो इस आवेश को ही हम मुक्त आवेश कहते हैं और इस आवेश को ऋणात्मक आवेश भी कहा जाता है। यानी कि अगर देखा जाए कि इस आवेश की प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति जो होती है वो निगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो यही आवेश जो होता है वो मुक्त आवेश कहलाता है। अब बात करें अगर हम बद्ध आवेश की, तो जो बेटा आपके शेष बचे कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पे जो प्रोटॉनों पर आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है। क्योंकि प्रोटॉनों से अलग होकर के जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तो जो बाहर जाता है यानी टूटता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जिससे टूटता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से ये जो होते हैं वो नाभिक से बंधे रहते हैं, तो बंधे होने के कारण इन पर जो आवेश होता है यानी कि धनात्मक आवेश, इसे हम बद्ध आवेश कहते हैं। अब इसके बाद फिर बात करेंगे बेटा आगे हम नेक्स्ट धारिता की। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो संधारित्र, तो संधारित्र की धारिता भी होती है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज ही हम आपको आगे बताते चलेंगे धारिता क्या होती है, ठीक है। धारिता इंग्लिश में बोलेंगे आप कैपेसिटी, ठीक है ना। तो धारिता की डेफिनेशन अगर आपसे कही जाए तो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप वही बताएंगे कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं, अर्थात C=Q/V, ठीक है ना। ये बात आ जाती है यहाँ से निकल करके, ठीक है। अब अगर इसी की बात की जाए मात्रक की, तो धारिता का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। धारिता का मात्रक, ठीक, या आप यूँ कह लीजिए धारिता का SI मात्रक, ठीक। तो धारिता का SI मात्रक जो होता है उसको आप लिखोगे बेटा फैरड, ठीक है। इसे आप कैपिटल F से भी प्रदर्शित करोगे, ठीक। अब जब फैरड की बात आ जाती है तो यहाँ से एक दिमाग लगाना है आपको थोड़ा सा। जैसे ये लिखा हुआ है C और यहाँ पे Q/V, यानी कि C=Q/V से भी हम मात्रक निकाल सकते हैं इसका। वो किस टाइप से निकालेंगे, तो देखिए Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, और V यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो धारिता का मात्रक होता है वो कूलम प्रति वोल्ट भी निकल करके आ जाता है, धारिता का मात्रक, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अब उसके बाद और आगे बढ़े तो यहाँ पे बेटा ये और आपको मालूम कर लेना है कि 1 फैरड इक्वल टू होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट, ठीक है ना। इतनी बात आप ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट भी कर लीजिएगा, अगर नहीं नोट किया है जिसने, और जिसने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब उसके बाद फिर बात आ जाती है कि
धारिता का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे हम। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से निकाल लेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि 1 फैराड बराबर कूलाम प्रति वोल्ट होता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट, तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ से हम धारिता का विमीय सूत्र, ठीक है ना। धारिता का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको करना क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट से आप यहाँ से स्टेप उठा लीजिए। तो कूलाम प्रति वोल्ट यानी कि ये किसका मात्रक है, Q बराबर IT होता है, तो इसको आप लिख लो पहले कूलाम। अब देखो वोल्ट विभवांतर है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा V = W/Q पढ़ा है, यानी कि जूल प्रति कूलाम। तो वोल्ट को हम जो है वो जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे हम इसको जूल प्रति कूलाम लिखेंगे तो ये प्लस के ऊपर जाएगा, तो यहाँ से निकल करके जो आएगा वो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान में जूल, इतना निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब देखो जूल जैसे निकल के आ जाता है यहाँ पे, तो जूल को भी हम तोड़ सकते हैं। जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, और कार्य यानी कि W बराबर होता है F × D, W बराबर F × D। तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम का होल स्क्वायर अपान में जूल को तोड़ लीजिए, न्यूटन इनटू हो जाएगा ये मीटर। अब देखो यहाँ से विमीय सूत्र आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, कूलाम यानी कि AT, ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपान न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का है, तो बल की विमा आप यहाँ से लिख लोगे mL/10⁻², और ये मीटर, इसकी विमा आप लिख लोगे L। तो देखिए बनेगा क्या, यहाँ से AT और अपान में हो जाएगा mL²⁻², ठीक है। अब जैसे इनको कंबाइन करेंगे हम, तो देखिए क्या निकल करके आ जाएगा, m इनवर्स L⁻², T⁴ और A⁴, ठीक है। तो इस टाइप से जाकर के जो है आप धारिता की विमा निकाल लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे विलगित गोली चालक की धारिता लेकर।